जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ की इस बेहतरीन क्लास में। आज हम लोग नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लास करेंगे। यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो एनसीईआरटी बेस होंगे, 12th लेवल तक के होंगे, जो आपके एग्जाम में संभावित क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस के पूछे जाते हैं। आप अपने प्रीवियस पेपर उठा के देखना, वहां पर आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते होंगे जो इस तरह की फॉर्म में होंगे, मतलब डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो इन क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे, बहुत ही अच्छे हैं। अगर आपने हमारा नंबर सिस्टम का जो चैप्टर शुरू हुआ था उसका पहला क्लास नहीं देखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर वो सभी चीजें रिवाइज हो जाएंगी और साथ के साथ आपको एक अच्छे स्टैंडर्ड के लास्ट के क्वेश्चन, तो जो 10 क्वेश्चन लिए वो 12th स्टैंडर्ड के हैं, आपको यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यानी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपका जूनियर या प्राइमरी में पूछा जाता है तो आपसे छूटेगा नहीं। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में मुख्य अंतर क्या होता है। हमने आपको बताया था 1, 2, 3, 4 और इनफाइनाइट तक चले जाइए, इन नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा। फिर हमने आपको बताया था कि अगर हम इसमें जीरो जोड़ देते हैं, जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, इन दैट केस इट बिकम्स होल नंबर। इस जब जीरो शामिल हो जाता है तब ये होल नंबर बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। हमने आपको बताया भी था कि इसको याद रखने का तरीका क्या है। देखिए नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो प्रकृति में चीज उपलब्ध है, जब हम उसकी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो प्रकृति में जीरो हो। जीरो इन द सेंस, हमें ऐसी कोई चीज अगर विद्यमान है तो वो कम से कम कितनी होगी? कम से कम एक तो होगी ना। अगर किसी की बात कर सकते हैं हम, किसी चीज की संकल्पना हम कर सकते हैं, तो वो एग्जिस्टेंस में अगर होगा, इस दुनिया में होगा, इस ब्रह्मांड में होगा, तो कम से कम एक तो होगा ही। हम एक आपको एक मान सकते हैं कि ट्रिक बता रहे हैं कैसे याद करा जा सकता है प्राकृतिक नंबर को और पूर्ण संख्या को। तो अगर इस दुनिया में कुछ भी है तो वो कम से कम एक तो होगा ही। यानी जब प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो वो कहां से शुरुआत होगी? एक से शुरुआत होगी, जीरो से नहीं होगी, क्योंकि कुछ भी जीरो नहीं है ना। आप कुछ भी चीज देखोगे एक्स वाई जेड, वो चाहे पेड़ पौधे, जीव जंतु, कुछ भी प्राकृतिक संसाधन जो हैं और मतलब नेचुरल रिसोर्सेज हैं या फिर फिजिकल रिसोर्सेज हैं बहुत, तो वो उन सभी की अगर हम बात करें तो वो कम से कम एक होंगे। ठीक है, लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं कमी है किसी चीज की, क्योंकि जब हम काउंटिंग की बात करते हैं तो वी नीड जीरो, तब हमें जीरो की भी जरूरत पड़ती है। यानी इसमें प्राकृतिक संख्याओं में जो कमी थी उस कमी को किसने पूरा किया है? जीरो ने पूरा किया है, तभी ये क्या बन जाता है? पूर्ण बन जाता है। अब मतलब पूर्णता आ गई है, अब हमें कोई चीज की दिक्कत नहीं, हमसे कुछ भी करवा लो, है ना। तो अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो वो कम से कम एक होगी, जीरो नहीं हो सकती है। इसीलिए प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती हैं, अनंत तक जाती हैं। और इसमें कुछ ना कुछ कमी है, काउंटिंग में कुछ ना कुछ कमी है, जिसको हम किससे पूरा कर सकते हैं? जीरो से। तो जब जीरो प्राकृतिक संख्याओं में मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या हो जाता है। ठीक है, माइनस संख्या यहाँ पर नहीं होती है, वो पूर्णांक होती है, इंटीजर्स होती हैं। तो यहाँ माइनस नहीं होती है, क्योंकि माइनस में तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर हो गई है। तो हम नेचुरल क्या कह रहा था, प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में मुख्य अंतर क्या होता है? प्राकृतिक संख्याएं जीरो से शुरू होती हैं, नहीं, पूर्ण संख्याएं जीरो को शामिल करती है। बिल्कुल यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपका एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है? जब पूर्णांक की बात होती है तब आपको पता होना चाहिए पूर्णांक में जीरो भी शामिल होता है, एक भी होता है, दो भी होता है, तीन भी होता है, और -1 भी होता है, -2 भी होता है, -3 भी होता है। ये होते हैं पूर्णांक, जिसमें एक से लेके इस तरफ वालों को कहते हैं हम धन पूर्णांक, और माइनस वालों को क्या कहते हैं? ऋण पूर्णांक कहते हैं, है ना, ऋण पूर्णांक कहते हैं। तो यहां पर कह रहा है वो, क्या प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है? परिमेय संख्या के बारे में आपको पता होना चाहिए, परिमेय संख्या के बारे में आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक अंक जिसको आप P अपॉन Q के रूप में लिख सको और Q जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है?
परिमेय संख्या कहलाती है। अभी आगे आएगा और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। वो सभी संख्याएं जिसको आप P अपॉन Q के रूप में लिख सको, लेकिन Q यानी हर जीरो नहीं होना चाहिए, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तब यहां पर जितने भी पूर्णांक होते हैं, चाहे वो ऋण के हों चाहे धन के हों, इवन जीरो को भी यहां पर शामिल किया जाता है, और ये सभी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो क्या पूछ रहा था हमसे, क्या प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है? हाँ बिल्कुल, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, क्योंकि आप 3/1 लिख सकते हो, आप 0/1 लिख सकते हो, और आप -1/1 लिख सकते हो, या कुछ भी -2/1 लिख सकते हो। तो इन दैट केस ये P अपॉन Q फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर यहां पर हो गई। प्रत्येक पूर्णांक जो होता है वो परिमेय संख्या होता है। अच्छा, पूर्णांक में आपको पता होना चाहिए, पूर्णांक में भिन्न नहीं होती है। मतलब आप 1/2 को पूर्णांक नहीं कह सकते हैं, आप 1/2 को पूर्णांक नहीं कह सकते हैं, और आप दशमलव की किसी संख्या को भी पूर्णांक नहीं कह सकते हैं। पूर्णांक मतलब होता है पूर्ण अंक, उसमें कोई भी बीच की संख्याएं नहीं आती। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, जीरो क्या प्राकृतिक संख्या है? अभी हमने आपको बताया था जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? 1 2 3 4 इस तरह से शुरू होती हैं, तो जीरो नहीं है। जीरो किस में आता है? पूर्ण संख्या में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्या एक अभाज्य संख्या है? देखिए, भाज्य अभाज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें, भाज्य और अभाज्य को समझना। देखिए, अगर हम भाज्य की बात करें और अभाज्य की बात करें, प्राइम नंबर्स की बात करें, तो अभाज्य के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो अभाज्य संख्याओं से आते हैं। आपको अभाज्य बारे में पता होना चाहिए, ऐसी सभी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो होता है एक, और एक वह संख्या स्वयं। ऐसी सभी संख्याएं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो एक होता है और दूसरा वह स्वयं होती हैं, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 है, फॉर एग्जाम्पल 3 है, 3 को आप 3 से ही काट सकते हो और 1 से काट सकते हो, तो इसलिए 3 क्या हो गई? अभाज्य संख्या होगी। फॉर एग्जाम्पल 2 है, 2 कैसी होगी? 2 से कटेगी और 1 से कटेगी, तो 2 हो गई। 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, 13 हो गई। ये वो सभी संख्याएं जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। फिर भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। कितने? 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 देख लेते हैं, तो 4 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। तो यहां पर कितने इसके हो गए? 1 2 3, 2 से ज्यादा हो गए, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और जो अभाज्य होती हैं यानी प्राइम नंबर्स होती हैं, वो 2 होते हैं, इसमें कंपोजिट में 3 होते हैं, मतलब 2 से अधिक होते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी किसके बारे में? अभाज्य और अभाज्य के बारे में। हमारा क्वेश्चन क्या था? क्या एक जो है वो अभाज्य संख्या है? तो जब एक की बात, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप ये देखोगे ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में पूछा गया है, कई सारे एग्जाम्स हैं जहां पर इसको पूछा गया है, इसको भी पूछा गया है और 2 को भी पूछा गया है। तब आपको पता होना चाहिए, 2 एक अभाज्य संख्या है और इकलौती अभाज्य संख्या है जो कैसी है? सम है। इकलौती अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछा जाए कौन सी है जो सम है, तो वो 2 है। और इसके बारे में एक चीज और, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी कौन सी होती है? 2 ही होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 ही होती है। तो 2 के बारे में 3 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो 2 अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है, और सबसे छोटी यानी शुरुआत ही 2 से होती है। तब जब 2 से अगर अभाज्य संख्याओं की शुरुआत होती है, तब एक तो जाहिर है अभाज्य संख्या नहीं होगी, तो फिर एक क्या भाज्य होगी? एक भाज्य भी नहीं होगी, क्योंकि भाज्य के बारे में हमने आपको बताया था, वो सभी संख्याएं जिनके कम से कम 3 फैक्टर होते हैं वो अभाज्य संख्या कहलाती है, और भाज्य में 2। तो एक के बारे में अगर कहा जाए तो ये केवल डिविजिबल है 1 से, इसके अलावा आप किसी से इसको नहीं काट सकते हो। इन दिस केस नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम, ना तो ये अभाज्य है, ना तो ये अभाज्य है, और ना ही ये भाज्य है। ये बात क्लियर हुई? ना ही ये भाज्य है। तो एक ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है, तो ये क्या हो जाएगा? नहीं। क्लियर हुआ ये पॉइंट? आपको यहाँ पर भाज्य अभाज्य पूरा हमने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संख्या अपरिमेय है? देखिए, अपरिमेय के बारे में हमने आपको क्या बताया था? ऐसी संख्या जिसको आप P अपॉन Q के रूप में डिनोट ना कर सको, जिसको आप P अपॉन Q के रूप में ना लिख सको, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? मतलब ना लिख सको, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल रूट टू का जब आप मान निकालते हैं तो 1.432 ऐसे करके चला जाता है। ये खत्म नहीं होता है, ऐसे चलते ही चला जाएगा और कभी रुकेगा नहीं। तो आप इसको भिन्न में कैसे बदलोगे भाई? अगर आपके सामने 1.5 कोई लिख दे और आपसे कहे कि इसको सही करिए, P अपॉन क्यू के रूप में लिखिए, तब आप इसको आराम से लिख दोगे। आप क्या करोगे, 1 5 और एक अंक पे अगर 0 है तो नीचे 10 कर दोगे, 10 कर दोगे और 5 3 15 और 5 दूनी 10, तब ये क्या बन जाएगी 3/2। और 3/2 इन द सेंस क्या हो जाएगा, P अपॉन क्यू। यानी कि 1.5 तो P अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सकती है। दैट मीन्स ये कैसी संख्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन जब ऐसी कोई दशमलव मिले जो खत्म ही ना हो, तब आप नीचे भाग किससे लगाओगे, 10 से लगाओगे, 100 से लगाओगे, 1000 से लगाओगे, आप खुद ही डिफाइन नहीं कर सकते हो। इन दैट केस ये कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या पूछ रहा था, कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? 3/5 परिमेय है, 7 परिमेय है क्योंकि 7/1 लिख सकते हो, 9/2 परिमेय है, एक √2 ही ऐसी संख्या है जो कैसी है, अपरिमेय। अब आपको यहाँ पर परिमेय परिमेय थोड़ा सा और क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या होता है, केवल एक परिमेय संख्या होती है, गलत है। कोई परिमेय संख्या नहीं होती, ये भी गलत है। अनंत परिमेय संख्या होते हैं। अगर दो परिमेय संख्याएं ली जाएं, सपोज करो एक 2 है एक 3 है, इनके बीच दो परिमेय संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं, और पूर्णांक अभी हमने बताया था कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। P अपॉन क्यू में लिखा जा सकता है अपॉन, जैसे इसको अपॉन 1 कर दो, ठीक है। तो इसके बीच कितनी हो सकती है, तो आप देखिए आगे, R 2.1 आ सकती है, 2.2 आ सकती है, 2.3 आ सकती है, ऐसे करके आप इनफाइनाइट संख्याएं लिख सकते हो जो कैसी होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। अगर यहाँ से 0 आप हटा दोगे तो 21/10, तो ये सब इसके बीच में ही आएंगी और इनकी कोई काउंटिंग नहीं होगी, इनफाइनाइट होगी। ठीक है, तो ये अनंत होंगी परिमेय संख्या। तो कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो आप अनंत बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच, और अगर क्वेश्चन आ जाए दो अपरिमेय संख्याओं के बीच क्या होगा, तो केवल काट दीजिए, ये भी केवल है, इसको भी काट दीजिए। अब देखिए कम से कम एक परिमेय संख्या होगी। मान लीजिए दो परिमेय संख्याएं, एक √2 है और एक √3 है, ये दोनों कैसी है, अपरिमेय है। क्यों अपरिमेय है, अभी हमने आपको बताया था, क्योंकि इनका आप वर्गमूल पूर्णता नहीं ले सकते हो, जिसको कैसा हो, जो डिफाइन किया जा सके। इसका जो वर्गमूल आएगा वो डेसिमल में चलता चला जाएगा, टर्मिनेट नहीं होगा, शांत नहीं होगा, और रिपीट भी नहीं होगा, है ना। ऐसा भी नहीं होगा कि 1.333 इस टाइप का हो, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी परिमेय बन सकता है। चलिए फिर इसकी बात कर लेते हैं, जो क्वेश्चन था, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कम से कम एक परिमेय संख्या होगी। अब आप बताइए √2 का कितना होता है, 1.4, इतना पता है ना, 1.432 और 1.414 होता है, शायद 414 और 1.732, इसका जो मान माना जाता है, मतलब वैसे तो ये चलता चला जाता है, खत्म नहीं होता, लेकिन हम लोग इतना मान लेते हैं 1.414 1.732। तब इसके बीच में आप क्या क्या 1.5 इसके बीच में नहीं आएगा, देखिए 1.4 1.7 इसके बीच में 1.5 आएगा। और आपको पता है 1.5 अभी हमने आपको बताया था कि बटे 10 कर सकते हो, 8 दशमलव हटा दीजिए, 5 3 15 5 दूनी 10, यानी 3/2, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कम से कम एक परिमेय संख्या तो होगी ही, ऐसा यहाँ पर केवल वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है √4 किस प्रकार की संख्या है। तो √4 का आप वर्गमूल लीजिए, 2 आएगा, और 2 कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, क्या वही बार बार आ रहे हैं, √2 किस प्रकार की संख्या होगी, तो अभी आपको बताया कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। फिर अगला देखिए क्वेश्चन, जीरो सम संख्या है। देखिए जीरो के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है कि जीरो सम है या विषम है। तो ये एक कैसी संख्या है, सम संख्या है, क्योंकि आप 0 के बटे 2 कर सकते हैं, आप 0 के बटे 2 कर सकते हैं, और इन दैट केस मान आपका क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 एक सम संख्या है जिसमें 2 का भाग चला जाता है। वो सभी संख्याएं जिसमें 2 का भाग चला जाता है सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हाँ 0 एक सम संख्या है। नेक्स्ट देखिए, और बहुत लोगों की ये बात नहीं पता होगी कि 0 एक सम संख्या है, क्या ये रिपीट हो रहे हैं बार बार। किसी भी विषम संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या होती है। कोई विषम संख्या है, मान लीजिए 3 है, और 3 में आप एक जोड़ देते हो तो कितना मिलता है, 4। मान लीजिए विषम संख्या 5 है, और 5 में एक जोड़ देते हो तो कितना होता है, 6। तो सम विषम संख्याएं इसी तरह से चलती हैं, एक के बाद एक सम आता है, फिर एक विषम आती है। तो एक जोड़ने पर हमें कैसी प्राप्त होगी, विषम में सम प्राप्त होगी। बहुत छोटी बातें हैं,
इसमें कोई बात नहीं है। आगे क्वेश्चन आएंगे वो अच्छे लेवल के हमने रखे हैं, फिलहाल इधर देखिए, चलते चले चलिए। दो विषम संख्याओं का योग क्या होता है? दो विषम संख्याएं ले लीजिए, मान लीजिए एक हमने 3 ली है और एक हमने 5 ली है, दोनों विषम है तो इनका योग क्या है? 8, जो कि सम है। तो दो विषम संख्याओं का योग क्या होता है? सम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो सम संख्याओं का गुणनफल, दो सम संख्याएं ले लीजिए, एक है 2 और एक है 6, तो इसका जो गुणनफल होगा वो क्या होगा? सम ही होगा, यानी उत्तर हो जाएगा बी। आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो संख्याएं मान लीजिए, कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? परिमेय संख्या को दशमलव में लिखने पर क्या रूप मिलता है? अगर कोई परिमेय संख्या है उसको दशमलव में लिखने पर क्या रूप मिलता है? तो समाप्त दशमलव मिलता है, अनंत आवर्ती दशमलव मिलता है। देखिए, अगर कोई परिमेय संख्या है और ये पहले तो समझिए समाप्त दशमलव क्या होता है। समाप्त दशमलव होता है कि 1.5 है, देखिए डेसिमल में है लेकिन समाप्त हो गया, टर्मिनेट हो गई है। अब इसके आगे ये नहीं जाएगी, आप इसको कर सकते हो 15/10। आप इसको क्या कर सकते हो? 15/10 P/Q के रूप में आ गया, 15/10 कर सकते हो। दूसरा है अनंत आवर्ती दशमलव। अनंत आवर्ती दशमलव 1.3333 और इनफाइनाइट तक चले जाइए, तब इसको आप क्या लिखते हो? जाकर 1.3 के ऊपर क्या लगा देते हो? बार लगा देते हो। क्या लगा देते हो? बार लगा देते हो। तो ये आप इसको यहीं पर रोक देते हो, या इस तरह से आप इसको रोक सकते हो। सपोज एक ये हटा ही दो आप, और अच्छा समझ में आएगा, 0.3 कर दो, एक हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, अब आपको और अच्छा, तो हम क्या कर सकते हैं? 3 के ऊपर बार लगा देते हैं। इन दैट केस आप इसको लिख सकते हो 3/9, तब इसका मान आ जाएगा 1/3, जो कि कैसा होगा? दोनों ये परिमेय होंगे। फिर से समझ लीजिए, ये दशमलव कैसा है? समाप्त है, टर्मिनेट हुआ है, रुक गया है, शांत हो गया है। कैसा हो गया है? शांत हो गया है। लेकिन ये वाला दशमलव है, शांत नहीं हुआ है, शांत नहीं हुआ है, अशांत है, लेकिन कैसा है? आवर्ती है। आवर्ती का मतलब है जब कोई संख्या जब कोई अंक रिपीट हो रहा हो तो उसे आवर्ती दशमलव कहते हैं। अब जैसे कोई ऐसा है 1.43216 मतलब चलता चला जाए लेकिन कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, ये अनावर्ती दशमलव कहलाता है, जो कि किसमें चला जाता है? अपरिमेय में चला जाता है। इसी तरह से तो √2 का मान शांत नहीं होता है, आप चले चले 1.41 ऐसे करके चले जाइए और खत्म नहीं होगा, ये मान चलते ही चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइट बहुत ज्यादा आज जा रही, इशू है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है पाई जो है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है पाई को परिमेय क्यों नहीं कहा जाता है? आपको पता होगा, चैप्टर में हमने बताया था कि पाई को हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिमेय बोलते हैं। और इसी का मान जो होता है, जो आप 22/7 कंसीडर करते हो, इसको क्या बोला जाता है? परिमेय बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? परिमेय बोला जाता है। तो यहां पर ये पूछ क्या रहा है? पाई को परिमेय क्यों नहीं कहा जाता है? क्यों नहीं कहा जाता है? इसे भिन्न में लिखा जा सकता है। अगर किसी को भिन्न में लिखा जाता होता तो फिर वो परिमेय हो जाता, यानी कि ये गलत बात है। ये अनंत आवर्ती दशमलव है, ये अनंत और गैर आवर्ती दशमलव है। देखिए, अगर कोई संख्या अनंत है और आवर्ती दशमलव है, जैसे हमने एक एग्जांपल आपको बताया था 0.33333, इनफाइनाइट टाइम अगर ये होता है तो हम इसको कह सकते हैं कि इसके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं और इसका मतलब होता है 3/9, यानी 1/3, और 1/3 का मतलब यही होता है। ये अगर कंडीशन दी है तो इसको कह सकते हैं कि ये परिमेय है। याद रखना, परिमेय है। इसको लैंग्वेज इसकी क्या होगी? कॉन्सेप्ट क्या होगा? होगा अनंत है। देखो अनंत है लेकिन आवर्ती है। आवर्ती मतलब जिसकी आवृत्ति हो रही है, जो बार बार आ रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। तो ये तो कंडीशन होती है परिमेय की। लेकिन अगर अनंत है और गैर आवर्ती है, गैर आवर्ती का मतलब समझते हो? 1.4328691 कुछ भी आता चला जा रहा है, आपको पता नहीं है कि आगे का नंबर क्या होगा। उस कंडीशन में और इनफाइनाइट टाइम ऐसा आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? गैर आवर्ती बोलते हैं। लेकिन अनंत तक जाता है तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं? हम अपरिमेय बोलते हैं। इसीलिए पाई को अपरिमेय बोला जाता है, क्योंकि इसका मान ऐसे ही चलता है और वास्तव में पाई का मान 22/7 होता भी नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला, क्या प्रत्येक अभाज्य संख्या परिमेय संख्या होती है? क्या प्रत्येक अभाज्य संख्या, अगर अभाज्य संख्या की हम बात करें तो आपको पता है 2 हो गई, 3 हो गई,
5 हो गई, इस तरह से अभाज्य संख्याएं चलती हैं। तो हाँ, प्रत्येक अभाज्य संख्या एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि ये कैसा है, एक पूर्णांक संख्या होती है और ये अभाज्य संख्याएं परिमेय संख्या होंगी। नेक्स्ट देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। अभी हम आपको बता चुके हैं, तो 2 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, किसी संख्या को 0 से विभाजित क्यों नहीं किया जा सकता है? सपोज करो 5/0 करें हम, तो इसका मान क्या होगा? इसका मान जो होगा वो गणित में अनडिफाइंड होगा। कैसा होगा? अनडिफाइंड होगा, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। सपोज करो, होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है, अगर हमने 8/2 लिखा है तो इसका भागफल कितना आता है? 4 आता है। तब आप क्या कहते हो कि अगर 2 को 4 में गुणा करें, 2 को 4 में गुणा करें तो क्या मिलना चाहिए? 8 मिलना चाहिए। 4 दूनी 8। लेकिन यहां ऐसा कोई भी मान नहीं मिलता है जिसका 0 में गुणा करने पर हमें 5 प्राप्त हो जाए। इसीलिए ऐसे मान के लिए क्या हो जाएगा? परिणाम अनिर्धारित होता है, अनडिफाइंड होता है। अनंत नहीं आएगा, अनडिफाइंड होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में क्या अंतर होता है? अभी हमने आपको बताया था, भाज्य संख्या होती है जिसके कम से कम कितने? 3 फैक्टर होते हैं, और अभाज्य संख्या का 2 ही फैक्टर होता है। एक होता है और वह संख्या स्वयं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो क्या है? भाज्य संख्या 2 से बड़ी होती है, अभाज्य संख्या केवल 1 और स्वयं से विभाजित होती है। ये सही बात है, दोनों एक ही होते हैं। नहीं, यही हो जाएगा ऑप्शन। पूर्णांक समूह जो होता है, इंटीजर्स होता है, में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? देखिए, पूर्णांक समूह में हमने आपको बताया था क्या होता है? 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 पॉजिटिव भी होती हैं, -1, -2, -3 निगेटिव भी होती हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो केवल प्राकृतिक संख्या होती है, केवल धनात्मक संख्याएं होती है, धनात्मक, ऋणात्मक और 0 भी होता है, उसे ही आप पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन, यदि दिया है रूट, अब यहां से स्टैंडर्ड क्वेश्चन का थोड़ा सा बदल जाएगा, ये लेवल अच्छा हो जाएगा और ज्यादा। यदि रूट m अपरिमेय है, ठीक है, अपरिमेय उन्होंने बता दिया है। अपरिमेय का मतलब इसके अंदर कुछ ऐसी इस प्रकार की संख्या होगी, तो 1/√m क्या होगा? 1/√m क्या होगा? देखिए, रूट के अंदर अगर अपरिमेय संख्या है या इस तरह की संख्या दी है, अपरिमेय संख्या है, तो हम कह सकते हैं, मतलब ये संख्या अपरिमेय है तो कह सकते हैं इसका रेसिप्रोकल भी, व्युत्क्रम भी कैसा होगा? अपरिमेय होगा। ये ध्यान रखना, अपरिमेय का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम भी अपरिमेय ही होता है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला, यदि p अभाज्य संख्या है, यहाँ पर 3 कर लीजिए, ये थोड़ा गलत लिखा है। यदि p अभाज्य संख्या है और p ग्रेटर देन 3, तो p² - 1 सदैव विभाजित होगा, 6 से विभाजित होगा। हमने जब आपको बताया था प्राइम नंबर्स के बारे में, अभाज्य संख्याओं के बारे में, तब आपको बताया था अभाज्य संख्या क्या होती है? जो 6n+-1 से विभाजित हो, हर, कह सकते हैं हर प्राइम नंबर 6n+-1 से कैसा होता है? विभाजित होता है, इन केस जब n 3 से आपका बड़ा हो। ठीक है, जैसे देखते हैं, यहां जो कह रहा है उसको पहले देख लेते हैं। यदि p अभाज्य संख्या है और p इज ग्रेटर देन 3, तो p² - 1 सदैव विभाजित होगा। आप n बराबर यहाँ पर क्या रख के देख लेते हैं? हम लोग 4 रख के देख लेते हैं। क्या? 4 रख के देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बताइए? 6 में गुणे 4 रखिए, और कितना हो जाएगा? 24, और 24 में अगर -1 करेंगे तो कितना आएगा? 23 आएगा। कितना आएगा? 23 आएगा। तो ये फॉर्म 23 आ गया। कहना क्या चाह रहा है ये? यदि p अभाज्य संख्या है और p इज ग्रेटर देन 3, तो p² - 1 सदैव विभाजित होगा। अच्छा, p² - 1 करना है, सॉरी, p² - 1। तो p की जगह हमने कितना लिया था? 4। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का वर्ग करेंगे और -1 नहीं, p हमें अभाज्य लेनी है। क्या, मेरा भी दिमाग, p बराबर कोई अभाज्य संख्या लेनी है तो 5 ले लेते हैं। मतलब वो हम आपको कॉन्सेप्ट ये बताना चाह रहे थे, साथ में दोनों बातें, इसको भी हम बाद में बताते हैं। क्या हम बताना चाह रहे थे आपको कि p बराबर 5 लेते हैं तो 5 का जो वर्ग होता है, ये जो कंडीशन है, 25 हो जाएगा। -1 कितना होगा? 24, और 24 किससे विभाज्य होगी? 6 से विभाज्य होगी। इसी तरह से अगर कोई भी आप p बराबर रखते हैं, p बराबर 7 रख लीजिए,
तो 7 सतह क्या हो जाता है 49, और 49 से जब 1 जाएगा तो क्या बचेगा 48, 48 किससे विभाज्य होगा 6 से विभाज्य होगा। ऐसे करके p बराबर और कुछ भी रखिए तो वहां पर आपको आप देखोगे कि 6 से वो जरूर विभाज्य होगा, भले 4 से विभाज्य ना हो। तो यहाँ और ये जो चीज हम बता रहे थे उसको देख लीजिए, यहाँ हम ये आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि प्रत्येक प्राइम नंबर जो होता है वो 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म में होता है। हम ये आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि प्रत्येक प्राइम नंबर 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म में होता है। हालांकि हर संख्या जो 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होती है वो जरूरी नहीं है कि अभाज्य हो। दोनों बातों में थोड़ा सा डिफरेंस है, समझिए। हर संख्या जो 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म में होती है वो जरूरी नहीं है कि अभाज्य हो, लेकिन हर अभाज्य संख्या इसी फॉर्म में होगी, ये कंफर्म है। जैसे हमने आपको बताया था n बराबर अगर आप 4 रखते हैं तो इसमें प्लस माइनस 1 करके देखिए, 6 चौक 24 और 24 में प्लस 1 करिए तो क्या हो जाएगा 25 जो कि अभाज्य नहीं है, और 24 में एक माइनस करिए तो आ जाएगा 23 जो कि कैसी है अभाज्य है। तो हमने क्या अभी आपको बोला, हर वो संख्या जो 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म में है वो नहीं जरूरी है कि अभाज्य हो, लेकिन हर अभाज्य संख्या जरूर ये कंफर्म है कि वो कैसी होगी 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म में होगी, बशर्ते क्या है p इज ग्रेटर देन 3, मतलब 2 3 तो ऑलरेडी होते हैं, उसके आगे की संख्याओं के बारे में हम बता रहे हैं। तो कोई भी आपको बात संख्या लगे तो वो 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म में होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। √2 प्लस √3 किस प्रकार की संख्याएं हैं? देखिए ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, और दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने से जो हमें प्राप्त होती है वो भी क्या प्राप्त होती है, एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि a और b परिमेय संख्याएं हैं, कह रहा है a और b परिमेय संख्याएं हैं और a प्लस ये दिया है, जो दिया है वो लिख लेते हैं, a प्लस b√2 बराबर 0 दिया है, तो पूछ रहा है इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा। निष्कर्ष क्या निकलेगा मतलब ए बी के क्या मान निकलेंगे, ये पूछ रहा है हमसे। देखिए आपको पता है ये कैसी संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इन दिस केस अगर हमें इसको 0 करना है तो हमें बी का क्या मान रखना होगा कि ये अपरिमेय संख्या मतलब कैसी हो जाए 0 के बराबर। तो यहाँ पर a बराबर भी आपको 0 रखना होगा और b बराबर भी आपको क्या रखना होगा 0। इसी सिचुएशन में आप इसको 0 की कैटेगरी में ले जा सकते हो, अदरवाइज कुछ भी b का मान रख दोगे तो ये 0 नहीं होगी। ठीक है, तो क्या होगा a बराबर 0, b बराबर 0। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय होती है या अपरिमेय होती है? कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय होती है या अपरिमेय होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या हमने आपको बताया था रियल नंबर क्या होते हैं, दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक वास्तविक संख्याएं होती हैं और एक इमेजिनरी यानी काल्पनिक संख्याएं होती हैं। आज तो फोन इतने ज्यादा आ रहे हैं कि पढ़ाना मुश्किल है। एक वास्तविक संख्याएं होती हैं और एक काल्पनिक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जो रियल वर्ल्ड में जिनका हम यूज करते हैं, गणितीय संक्रियाओं में हम जिनका प्रयोग करते हैं उनको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, चाहे वो परिमेय हो, चाहे वो अपरिमेय हो, चाहे वो भाज्य हो, चाहे वो अभाज्य हो, चाहे वो पूर्ण हो, कोई भी तरीके की संख्याएं हो, ये सभी संख्याएं कैसी कहलाती हैं? वास्तविक संख्या कहलाती है। इवन यहाँ पर √2 जो आप जिसको अपरिमेय कहते हो वो भी वास्तविक संख्या ही है। काल्पनिक संख्याएं होती हैं ऐसी संख्याएं जिनका वास्तविक जीवन में कोई उपयोग नहीं है, इनको आप कहीं भी गणितीय संक्रियाओं में प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसी संख्याओं को काल्पनिक इमेजरी नंबर कहते हैं, आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय होती है या अपरिमेय? बिल्कुल सही कह रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय होती है या अपरिमेय होती है, दो ही कंडीशन उसकी बनती है। वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, रेशनल और इरेशनल। देखिए यदि p और q दोनों परिमेय संख्याएं हैं तो p, ये कह रहा है तो p की पावर q का मान सदैव होगा। कह रहा है p और q दोनों परिमेय संख्याएं हैं तो p और q का मान होगा। देखिए यहां पर देखिए, अगर हम p को 2 लेते हैं और q को भी 2 लेते हैं तो देखिए ऊपर वाली सिचुएशन रख के देखिए, 2 की पावर 2 बराबर कितना आ जाएगा 4, जो कि कैसा है? परिमेय है, जो कि कैसा है? परिमेय है। लेकिन अगर हम यहाँ पर
p बराबर लेते हैं 2, हमने क्या लिया है, परिमेय ही तो लिया है, और q बराबर भी परिमेय लेते हैं, 1/2 लेते हैं। q बराबर हमने क्या ले लिया, 1/2। इस कंडीशन में क्या होगा, जाके इसमें जरा लगाइए इसका p की पावर q में, तो 2 की पावर 1/2 यानी क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और तब ये कैसी संख्या बन जाएगी, तब ये अपरिमेय बन जाएगी। कैसी बन जाएगी, अपरिमेय बन जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि कभी तो परिमेय बनेगी, कभी तो अपरिमेय बनेगी। तो परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है। ठीक है, इस तरह से ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला कह रहा है √5 - √3। देखिए ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, और इनका जो अंतर होगा वो भी क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, यदि पाई अपरिमेय है, पाई अपरिमेय होता है आपको पता है, तो 22/7, तो 22/7 माइनस पाई क्या होगा, 22/7 माइनस पाई भी अपरिमेय ही होगा। 22/7 जैसे सपोज करो यहाँ पर इसकी जगह हम 4 रख के देखें, में कोई भी चीज घटाएं, √3 घटाएं, तो ये क्या होगा, अपरिमेय होगा। इस संख्या को हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वास्तविक संख्या नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या वास्तविक संख्या नहीं है। देखो ये कैसी है, √2 कैसी है, अपरिमेय संख्या है। ये कैसी है, ये भी अपरिमेय संख्या है। माइनस, देखो रूट के अंदर क्या है, -5 है, और हमने बोला था ये काल्पनिक संख्या है। जब रूट के अंदर माइनस हो जाए तो समझ लीजिए वो कैसी है, वो काल्पनिक नंबर है, और यही हमारी हो जाएगी जो अवास्तविक संख्या है। बाकी ये परिमेय या अपरिमेय तो हो सकती है, लेकिन ये है सब वास्तविक संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और लास्ट क्वेश्चन है, यदि x और y दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं तो x + y बराबर क्या हो सकता है। दोनों अपरिमेय हैं। सपोज करो हमने x को ले लिया √2 और y को ले लिया √3, ये दोनों कैसी हो गई, अपरिमेय संख्याएं हैं, √2 + √3। इन दिस केस आप क्या कहोगे, तो ये दोनों का जो योग होगा वो कैसा होगा बताओ, अपरिमेय होगा। दोनों का योग कैसा होगा, अपरिमेय होगा। सही है बात। यदि x और y दोनों अपरिमेय हैं, उस केस की बात बता रहे हैं, तो √2 + √3 तो कैसा योग आएगा, अपरिमेय आएगा। अब अगर हम लेते हैं √2 प्लस यहां लेते हैं √3 - 2, ये भी अपरिमेय है, ये भी कैसा है, अपरिमेय है। तो इस कंडीशन में देखो जब इसको करोगे, सॉरी हम ये कह रहे हैं 2 - √2 लेते हैं, 2 माइनस क्या लेते हैं, √2। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। तो जब इसको ओपन करोगे, तो √2 से √2 कट जाएगा, और हमारे पास क्या बच जाएगा, 2, जो कि कैसा होगा, परिमेय होगा। यानी कि कभी परिमेय होंगी, कभी अपरिमेय होंगी, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे, काफी अच्छे क्वेश्चंस थे। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका डेवलप करते हैं आपके चैप्टर को लेके। तो संख्या पद्धति की ये पहली शीट थी, हम कह सकते हैं ये शीट पहली थी। इसके आगे हम आपको शीट नंबर 1 लेवल 1 के क्वेश्चन कराएंगे, फिर लेवल 2 के क्वेश्चन कराएंगे। काफी अच्छे क्वेश्चन नंबर सिस्टम में आपको कराएंगे। आपको चैप्टर वाइज मैथ बहुत अच्छे से कराई जाएगी। अब स्पीड भी आपकी अक्टूबर में बहुत अच्छी हम रखेंगे, मैथ के ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर यहाँ पर हो जाएं। आपके जितने बेसिक चैप्टर हैं कम से कम अरिथमेटिक के, वो सभी यहाँ पर हो जाएं, और हमारा जो सिलेबस है वो समय से पूरा हो जाए। लेकिन आप लोगों से एक चीज तो है, आप लोग देख भी लेते हो वीडियो को, शेयर नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो, और अगर अच्छा लगता है तो मतलब लाइक शेयर तो कर ही दिया करो। ठीक है, और ये चीजें तो बहुत बेसिक सी होती हैं, बार बार बताने की बात इसमें नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।